का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हम, लेकिन देश में फैला भ्रष्टाचार, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी सोचने पर मजबूर करती है। क्यों आजादी के 65 साल बाद भी 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी बिता रहे हैं? क्यों कुछ भ्रष्टाचारियों के घर से सोने चांदी की ईंटें मिलती हैं और करोड़ों लोग 2 वक्त की रोटी और सर पर छत के लिए तरस जाते हैं? देश को जरूरत है ठोस सुधारों की। निराशावाद के बीच कुछ लोग हैं जो उम्मीदों की मशाल थामे हुए हैं। एक खास शाम उन हस्तियों, संस्थाओं को सम्मानित करने के नाम जो देश को नई दिशा दे रहे हैं। एसजे फाउंडेशन की तरफ से सभी उपस्थित लोगों का मैं आज की इस समारोह में स्वागत करती हूँ। अस्तु मा सद्गमय। And as we have this prayer, alongside, ladies and gentlemen, we would also like to further invoke the blessings of the Almighty and be blessed by the light of knowledge and wisdom by lighting this ceremonial lamp. डॉक्टर सीताराम जिंदल जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि ये मेमेंटो और साथ में फूलों के साथ हमारे आज के अतिथिगण उनका स्वागत करें। सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का। और लेडीज एंड जेंटलमैन, फूल न केवल अपनी खुशबू से पूरे समा को महकाते हैं, पर कहीं ना कहीं आने वाले को एक महकता हुआ सुस्वागतम का संदेश भी देते हैं। और अब हम स्वागत करना चाहेंगे मिस्टर जस्टिस आर.सी. लाहौटी। आदरणीय अन्ना हजारे जी, अन्ना हजारे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकमिंग श्री धनेन्द्र कुमार। Thank you, sir, for joining us in this ceremony. Welcoming Shri Naseem Ahmed. And as we welcome them, this memento is further a token of our thanks and regards, thanking each one of them for joining us and making this moment all the more special for all of us. And ladies and gentlemen, I would like to invite Gurudev Shri Shri Ravi Shankar ji to now bless us all. हर एक के भीतर एक गुण है, इस गुण का प्रस्फुटन कैसा, अभिव्यक्ति कैसे हो, ये देखने के लिए ऐसा काम बहुत श्लाघनीय मुझे लगता है। अच्छा काम करने वालों को जरूर अवार्ड होना चाहिए, रिवार्ड होना चाहिए, वो हो रहा है। ये मैं बहुत खुश हूं इस बात पर, और इससे प्रेरणा लेकर के और लोग आगे बढ़े और ऐसे काम के लिए प्रोत्साहन एस.आर. जिंदल फाउंडेशन दे रहे हैं, तो मैं बहुत इससे प्रभावित हूं और खुश हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों सज्जनों, बुलाना चाहूंगी आदरणीय अन्ना हजारे जी को। लखपति करोड़पति बोलकर आदर नहीं, ये सेवा भाव। एक सेवा जीवन से बाजू में गए तो जीवन के हर ले अर्थ नहीं। ये जिंदाल साहब को जो समझ में आया, मैं उनके कार्य के लिए शुभकामना व्यक्त करता हूं। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, बिफोर वी अवार्ड द नेक्स्ट प्राइज, वी वुड लाइक टू शो यू अ स्मॉल डॉक्यूमेंट्री फिल्म। We all know it's been almost 65 years now. On the stroke of midnight, when the world was sleeping, India awoke to freedom. But even after these 65 years, we stand divided.
Do we need another kind of revolution here? Do we need once again some people coming forth and talking us? Ladies and gentlemen, आइए याद करते हैं उन शहीदों की कुर्बानी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आजादी का बिगुल बज चुका था। बस इंतजार था उसकी गूंज अंग्रेजी हुकूमत तक पहुंचाने का। पहला प्लेटून आगे बढ़ेगा। 9 मई 1857 परेड ग्राउंड मेरठ। 3rd बंगाल लाइट कैवलरी के 85 सिपाहियों का कोर्ट मार्शल किया जा रहा था। सिपाही हिंदुस्तानी थे और उन्होंने अंग्रेजी हुक्म के खिलाफ सूअर और गाय की चर्बी लगे कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। अपनी ही जमीन पर खड़े इन लोगों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां थीं। तारीख के पन्नों में यह दिन खास होने वाला था, क्योंकि उसकी अगली सुबह इतिहास रचने वाली थी। अगर तुम लोग नहीं माने तो मैं तुम्हें तोपों से उड़ा दूंगा। ब्रिटिश हुकूमत पहली बार विद्रोह का सामना करने जा रही थी। अगली सुबह भारत की आजादी का आगाज था। वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, इस क्रांति ने देश को एक साथ बांधा और हिंदुस्तानियों को आजादी के सपने देखना सिखा दिया। इनकलाब जिंदाबाद। 1919 बैसाखी का दिन। अमृतसर के जलियांवाला बाग में मासूम निहत्थों पर चली कई राउंड गोलियों ने देश को छलनी कर दिया। फायर! इस दर्दनाक घटना ने क्रांति की आग में घी का काम किया। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक 14 साल का लड़का जलियांवाला बाग पहुंचता है, मौन शोक व्यक्त करने नहीं बल्कि एक कसम खाने। जलियांवाला बाग की मिट्टी को मुट्ठी में लेकर उसने मातृभूमि का कर्ज उतारने का फैसला लिया। बोतल में बंद वो मिट्टी उसे बार बार याद दिलाती रही कि उसकी मंजिल क्या है। भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक प्रेरणादायी सोच, निष्ठा और त्याग की मिसाल है। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। इसी दौरान एक देशभक्त ने अंग्रेजी शासन की नाक में दम कर रखा था, चंद्रशेखर आजाद। यमराज और यमदूत में ज्यादा फर्क नहीं होता। उनका नाम ही उनके जज्बे को दर्शाने के लिए काफी था। भगत आजाद के सपने एक थे, मंजिल एक ही थी, आजादी। इन सब के बीच
एक शख्स आजादी की लड़ाई को सरहदों के बाहर ले जा रहा था, सुभाष चंद्र बोस। बोस माहौल की गर्मी को भांप रहे थे। देश के बाहर लगातार राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही थी और देश साइमन कमीशन के खिलाफ लड़ने का मन बना रहा था। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा। कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय पुलिस लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके एक महीने के अंदर यानी 19 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। भगत सिंह का मन इन सब से बहुत आहत हुआ। अंग्रेजी हुकूमत से बदला लेने के लिए उनका खून खौल रहा था और दिमाग रणनीति तैयार कर रहा था। जल्द ही वो वक्त भी आया जब असेंबली में फटे बम की गूंज ने अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई। मेरा रंग दे बसंती चोला ओए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। हंसते हंसते इन युवाओं ने 23 मार्च 1931 को देश पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाकर लाखों लोगों में जोश भर दिया। सभी देशवासियों का खून अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उफान पर था। वो सभी नेताजी के वतन लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी एक दुख भरी खबर ने पूरे देश को सदमे और शोक से भर दिया। खबर आई कि नेताजी का एक हवाई हादसे में निधन हो गया। वहीं दूसरी तरफ ताइवान सरकार ने हवाई हादसे का खंडन करते हुए बिल्कुल विपरीत ये कहा कि 18 तारीख को कोई हवाई हादसा हुआ ही नहीं था, जबकि उस वक्त ये कहा गया था कि 18 तारीख को हवाई दुर्घटना में नेताजी की मौत हो गई। क्या ये सच था? नेताजी की मौत आजादी की लड़ाई में देश के लिए बड़ा झटका थी। जिन हालात में देश को आजादी मिली, शायद उनकी मौजूदगी परिस्थितियों को अलग कर सकती थी। ब्रिटिश हुक्मरान भी हिंदुस्तान को आजादी देने का मन बना चुके थे, लेकिन अपनी सोची समझी सियासत और कीमत के साथ। देश दोधारी तलवार पर चल रहा था। सरदार पटेल वक्त की नब्ज और नजाकत को टटोल चुके थे। लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा था। आजादी दहलीज पर खड़ी थी। 14 अगस्त की रात 12 बजे नेहरू का ऐतिहासिक भाषण शुरू हुआ। लेकिन देश अंदर से कहीं न कहीं इस बात को लेकर भी डरा हुआ था कि इस आजादी की कीमत उन्हें क्या देकर चुकानी होगी। कागजों पर बटे मुल्क जब जमीन पर बटे तो मंजर देखकर सख्त से सख्त जान भी कांप गई। इस माहौल में शांति कहीं नहीं थी। आजादी सिर्फ अमन से नहीं मिली। पटेल को इन हालात के आने का अंदाजा पहले से ही था।
देश के कई हिस्से सांप्रदायिक हिंसा से सुलग रहे थे। कई रियासतें देश का हिस्सा बनने से कतरा रही थी। हैदराबाद के निजाम ने पाकिस्तान से मिलने की पूरी तैयारी कर ली थी। आप कान खोलकर सुन लीजिए, आपकी ये चालें हैदराबाद में नहीं चलेंगी। वहां के मुसलमान जान हथेली पे लेकर घूम रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हैदराबाद बैठ जाइए। जी शुक्रिया। और दूसरी बात ये, खड़े होकर नहीं, लेकिन ये कोई पब्लिक मीटिंग थोड़ी है रिजवी भाई, बैठ जाइए आराम से। सरदार पटेल ने सही मौके का इंतजार किया। ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना और निजाम राजकारों के सेना के बीच लड़ाई हुई। 18 सितंबर 1948 निजाम की सेना ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये सरदार के लिए बहुत बड़ी जीत थी। पटेल दूरदर्शी थे। उनकी मंशा कश्मीर मसले को भी उसी वक्त सुलझा लेने की थी, लेकिन यह मसला यूएन भेज दिया गया। अगर पटेल के मुताबिक चीजें होती तो शायद आज कश्मीर की तस्वीर कुछ और ही होती। अकेले पटेल ने अपने दम पर 640 रियासतों को भारत का हिस्सा बना दिया। संविधान का ड्राफ्ट तैयार करते वक्त सरदार पटेल और अंबेडकर जैसे बड़े नेताओं ने ये बात जाहिर की कि संविधान में ऐसे सशक्त प्रावधान होने चाहिए जिससे देश को लूटने वालों, घोटाला करने वालों को सख्त सजा मिल सके। नेहरू ने यह कहकर उनकी बात को दरकिनार कर दिया था कि ऐसा समय नहीं आएगा, लेकिन अफसोस देश आज ऐसा वक्त देख रहा है। आज जिस देश में हम बसते हैं, असल में उस आजादी को पाने के लिए कितने ही देशभक्तों ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, अपना जीवन दिया। लेकिन देश के मौजूदा हालात देखकर मन में एक सवाल उठता है, क्यों आजादी के 65 साल बाद भी 40 करोड़ जनता गरीबी रेखा के नीचे रहने को मजबूर है? क्यों कुछ नेताओं और भ्रष्ट अफसरों के घर से सोने चांदी की ईंटें मिलती हैं और करोड़ों आम देशवासी अपने सिर पर एक छत और 2 वक्त की रोटी से भी महरूम रह जाते हैं? दोषियों को क्यों आखिर सजा नहीं मिलती? एक मजबूत जन लोकपाल क्यों नहीं बनाया जा रहा? भ्रष्टाचार बंद क्यों नहीं किया जा रहा? देश में चुनावी सुधार क्यों नहीं हो रहे? ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। सदन में घूस देकर बच गई कुर्सी तो देखोगे ये अगली योजना में घूसखोरी आम कर देंगे। जनता जवाब मांग रही है। उब चुकी है अधूरे वादों, भ्रष्ट व्यवस्था और आए दिन सामने आते फरेबों से। जिस आजादी के लिए हजारों देशभक्तों ने सर कलम करवा लिए, फांसी पर चढ़ा दिए गए, जिस आजादी को पाने के लिए न जाने कितनी माओं ने अपने बेटे कुर्बान कर दिए, उस देश को पिछले 65 वर्षों में हमने कहां से कहां पहुंचा दिया। लोगों में आक्रोश इस कदर है कि सिस्टम के खिलाफ जनसैलाब सड़कों पर उतर आता है, लेकिन आम आदमी की ताकत को कम आंकने की भूल न करना। जिन हुक्मरानों को जनता ने चुनकर सिंहासन पर बिठाया है, वही जनता उन्हें सिंहासन छोड़ने पर मजबूर भी कर सकती है। एक सशक्त जन लोकपाल के जरिए जो अपने वादों के फर्ज से मुंह मोड़ रहे हैं, जनता उनकी जवाबदेही तय कर सकती है। देश को राजनीतिक आजादी तो मिल गई, लेकिन व्यापक भ्रष्टाचार के कारण अभी भी गरीबी और पिछड़ेपन से आजादी नहीं मिली। इसके लिए देश से भ्रष्टाचार को
जल्द से दूर करना होगा। देश को आज एक सशक्त जनलोकपाल और चुनावी सुधारों जैसे कई मूलभूत सुधारों की अत्यंत आवश्यकता है, जिन्हें देश में जल्द से जल्द लाना होगा। So, ladies and gentlemen, our first category today is Crusade Against Corruption. In this category, ladies and gentlemen, we have the prize money of rupees 1 crore, which is going to be shared by 4 winners. और हमारे आज के पहले विजेता, इस पुरस्कार के पहले हकदार के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि सच्चाई के रक्षक, सच्चाई के प्रहरी कमजोर नहीं होते। He knew he is fighting a war. He is fighting against the system. देवियों सज्जनों, ये एक सच्ची कहानी है श्री सत्येंद्र दुबे की। सारी जिंदगी वो सच्चाई के लिए लड़े। भ्रष्टाचार उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं था। वो एक होनहार इंजीनियर थे, काबिल अफसर थे और आखिर में हम सबके लिए एक मिसाल बन गए। शहीद श्री सत्येंद्र कुमार दुबे जैसे लोग दुनिया में कम ही होते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए क्रुसेड अगेंस्ट करप्शन कैटेगरी में श्री सत्येंद्र कुमार दुबे को मरणोपरांत एसआर जिंदल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। एक इंसान जब भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है तो शायद शुरू में वो अकेला ही क्यों ना हो, पर कहते हैं ना कि अंत में जीत सच्चाई की होती है। प्रशासन में फैला भ्रष्टाचार हो या पुलिस महकमे की सवालों में आई गतिविधियां, संजीव सिंह के नुक्कड़ नाटकों ने कईयों की पोल खोली, वो भी डंके की चोट पर। भ्रष्टाचार के खिलाफ श्री संजीव सिंह कटियार की जारी मुहिम के लिए उन्हें क्रुसेड अगेंस्ट करप्शन कैटेगरी में एसआर जिंदल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। दिए की कपकपाती लौ की तरह ये जिंदगी, दिए की कपकपाती लौ की तरह ये जिंदगी, जहां हर कदम बुझने का खौफ मगर हौसला आखिरी दम तक अंधेरों से लड़ने का। साथी आज मेरा पोर पोर जल जाने दो, साथी आज मेरा पोर पोर जल जाने दो, लेकिन जिस झोपड़ी में आदमी भूखा सोया मुझे उस देहरी का दिया बन जाने दो, दिया बन जाने दो। एक और छोटी सी कविता है कि मैंने तुमसे कब चांद मांगा, कब सूरज मांगा बताओ। मैंने तुमसे कब चांद मांगा, कब सूरज मांगा बताओ। मैंने कब अधिकारों का जिक्र किया, मैंने कब तुम्हारी खुशी में हिसाब मांगा बताओ। फिर तुम क्यों दे रहे हो मुझे आदमी होने की सजा? क्या मेरी नसों का स्पंदन कोई गुनाह है? क्या मेरी पलकों का उठना कोई जुर्म है? क्या भूख लगना कोई अपराध है? बताओ। सच मेरे वश में नहीं था मेरा जन्म लेना, अन्यथा मैं पैदा ही नहीं होता तुम्हारी इस व्यवस्था में जहां तुम आदमी को एक रोटी तक नहीं दे सकते, एक रोटी तक नहीं दे सकते, एक रोटी तक नहीं। आइए मैं आपको मिलवाती हूं अब सुभाष चंद्र अग्रवाल जी से। यूं तो ये एक कपड़ा व्यापारी है, लेकिन इनकी पहचान इससे कहीं बढ़कर है। सरकारी अनियमितताएं, जवाबदेही की कमी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर इनका गहरा प्रहार रहा। आरटीआई एक्टिविस्ट श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल को क्रुसेड अगेंस्ट करप्शन कैटेगरी में एसआर जिंदल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। I would now like to invite
the Chairman, Shri D.P. Jindal ji, to kindly share with all of you the vision of the Foundation. On behalf of Foundation, I do appreciate the diligent work done by the members of the selecting committee for objective assessment of all 2,751 nominations. I congratulate all the winners of S.J. Jindal Prize 2012 and wish them achieve greater heights in future. Many of the award recipients and other important people raise a very vital question as to why did we not invited any of WIP chief guest for this last large award in India. The answer is that we do not want to disturb or trouble our honorable netas who are too busy in their activities. And now I would like to invite Shri K.R. Raghunath, ladies and gentlemen. He is a very devout worker and he has been working as a social activist in Bangalore. On this occasion, I wish the Jindal Prize will make the award winners more enthusiastic in their service, achieve greater strides in whatever service they are doing. Sitaram Jindal Foundation is doing a human service. The foundation is proud to help nearly 10,000 scholarship holders who are pursuing their dream career in various fields. Also, it has started several programs including buildings, Anganwadis, and infrastructure development in 110 villages, coupled with our own charitable institutions like school, college, crafts institute, ITI, and hospitals. The inspiration for all this activity comes from our respected Dr. S.R. Jindal, whose untiring effort has seen the growth of these institutions over the years. Corruption, which is an anathema to Dr. S.R. Jindal, is gnawing at the very moral fiber of our country, bringing disrepute to the country and its citizens. In fact, his relentless fight has literally made him invite trouble for himself and to the organization. And in fact, I take this opportunity on the dais to request his friends and well-wishers, asking him not to take so much strain at this age of 80 plus, though young at heart. This I am telling with the respect Babuji will not object to me, but more from reverence. Thank you very much. Thank you, sir, for sharing with us your insightful thoughts. हम में से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो आसपास हो रही कुरीतियों के बारे में बात करते हैं, आसपास हो रही गड़बड़ों के बारे में बात करते हैं, भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं, पर शायद हम सिर्फ बात ही करते हैं। तो धन्यवाद देना चाहेंगे ऐसे लोगों का जो हम जैसे लोग जो बात नहीं कर पा रहे हैं, हमारी आवाज बनकर वो इस देश में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे भोपाल से अजय दुबे जी का। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार जारी संघर्ष के लिए अजय दुबे को क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन कैटेगरी में एसआर जिंदल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। अब जिनको पुरस्कार दिया जा रहा है, उन्होंने न केवल अपनी एक नई पहचान बनाई, पर लोगों को भी एक नई पहचान देने में मदद की। इस चेहरे को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि इसके पीछे संघर्ष, स्वावलंबन
और सफलता की अनूठी कहानी हो सकती है। श्रीमती फूल बसंत यादव सिर्फ 10 साल की थी जब उनकी शादी हो गई। 7वीं पास उस लड़की के पास जिंदगी जीने के 2 रास्ते थे। एक, बस यूं ही जिंदगी काट देना, और दूसरा, जिंदगी को इस कदर बदल देना कि वो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। श्रीमती फूल बसंत यादव ने दूसरा रास्ता चुना। करीब 2 लाख महिलाएं उनके दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं। उनकी हौसला अफजाई ही है कि उनकी समितियों से जुड़ी 75% महिलाएं ग्राम सभा का हिस्सा हैं। इतना ही नहीं, अपने जिले राजनंद गांव में ये 570 बाल विवाह रोकने में कामयाब रही हैं। पद्मश्री से सम्मानित श्रीमती फूल बसंत यादव को एग्जेम्पलरी सर्विस टू मैनकाइंड इन एनी फील्ड कैटेगरी में SR जिंदल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। ज्यादातर हम लोग जब किसी त्वचा से संबंधी रोगी से मिलते हैं या कोई बीमारी से ग्रस्त, हम ज्यादातर लोग उससे बात करने में या उसके पास बैठने में या उससे मिलने में से कतराते हैं। पर शायद भारत सेवाश्रम जो एक निस्वार्थ सेवा से, निस्वार्थ भावना से सेवा कर रहा है, ये देखकर हम सभी का नजरिया बदल जाए। भारत सेवाश्रम संघ 1981 में पहली बार संघ ने जनसेवा के क्षेत्र में कदम रखा। जमशेदपुर में इन्होंने लेप्रेसी से पीड़ित मरीजों के लिए खास प्रोग्राम शुरू किए। करीब 10 लाख मरीजों को इससे फायदा हुआ। भारत सेवाश्रम संघ कोलकाता को एग्जेम्पलरी सर्विस टू मैनकाइंड इन एनी फील्ड कैटेगरी में SR जिंदल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। अपनी लड़ाई तो सभी लड़ते हैं, दूसरों के लिए जो लड़ते हैं, दूसरों के लिए जो आवाज उठाते हैं, शायद वो किसी और ही मिट्टी के बने होते हैं। तो देखते हैं हमारे अगले विजेता। पिछले 12 साल से डॉक्टर टी दुर्योधन रेड्डी की मुहिम जारी है। ह्यूमन राइट्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेने के बाद रेड्डी ने लोगों को उनका हक दिलाना ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। उनकी जंग उस वक्त शुरू हुई जब उन्हें एक स्टील प्लांट की वजह से बेघर हो रहे लोगों के बारे में पता चला। उन्होंने उन लोगों का मुद्दा उठाया और NHRC को पहला पिटीशन लिखा। आखिरकार NHRC ने इसे गंभीरता से लिया। रेड्डी अपनी पहली जंग जीत गए। ये एक शुरुआत थी। अब तक दुर्योधन रेड्डी NHRC को करीब 30,000 पिटीशन भेज चुके हैं। डॉक्टर टी दुर्योधन रेड्डी को आज उनके असाधारण प्रयासों के लिए एग्जेम्पलरी सर्विस टू मैनकाइंड इन एनी फील्ड कैटेगरी में SR जिंदल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। Our next award in this category, ladies and gentlemen, he has been illuminating the life of many people. डॉक्टर मनोजा ने जिस मुश्किल कार्य को कर दिया, वो वाकई काबिले तारीफ है। संगीत के एक नेत्रहीन छात्र को अपना रिसर्च जमा करना था। इसके लिए एक रीडर भी नियुक्त किया गया, लेकिन वो रीडर उस छात्र की मदद के लिए कभी नहीं आया। उस नेत्रहीन छात्र के सामने तमाम किताबें थीं, लेकिन वो उन्हें पढ़ नहीं सकता था। उसका रिसर्च वर्क अधूरा रह गया। इस एक वाकये ने उस नौजवान की सोच और जिंदगी बदल दी। 1993 में उसने संगीत में PhD छोड़कर एक नई राह पकड़ी। ये छोटी सी कहानी है डॉक्टर दीपेंद्र मनोचा की। डेजी कंसोर्टियम नाम की तकनीक पर काम करते हुए डॉक्टर दीपेंद्र मनोचा नेत्रहीन और कमजोर निगाह वाले छात्रों को ऐसी तकनीक मुहैया करा रहे हैं जिससे वो बिना किसी की मदद के पढ़ लिख सकते हैं। ये दोनों स्थान वहाँ से लगभग 30-40 मील दूर है। मैसूर से वहाँ के लिए डॉक्टर दीपेंद्र मनोचा को उनके बेमिसाल काम के लिए एग्जेम्पलरी सर्विस टू मैनकाइंड इन एनी फील्ड कैटेगरी में SR जिंदल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। Would like to invite, ladies and gentlemen, the President of the function, Honorable Justice R.C. Lahoti, former Chief Justice of India. These awardees are not the only ones doing good to the society. They are symbolic of the creed to which they belong. The jury has sincerely exerted itself
to make the best choice out of those whose credentials were before it. किसी समय में वे खुद जीने की उम्मीद छोड़ बैठे थे, पर उन्हें भी किसी ने रास्ता दिखाया और लेडीज एंड जेंटलमैन, आज उनकी संस्था कई लोगों में जीने की एक नई उम्मीद जगा रही है। अमर सेवा संगम को एग्जेम्पलरी सर्विस टू मैनकाइंड इन एनी फील्ड कैटेगरी में एसआर जिंदल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। And the next category, ladies and gentlemen, is agriculture, rural development and poverty alleviation. इसके अंतर्गत 2 संस्थाओं को पुरस्कृत किया जा रहा है जो 1 करोड़ का इनाम शेयर करेंगे। एक गांधीवादी सोच की 20 साल की मेहनत जब वजूद में आती है तो ग्रामीण भारत की तस्वीर किस हद तक बदल सकती है, इसका जीता जागता सबूत है बैफ। बैफ का मिशन है हजारों ग्रामीण परिवारों को स्वावलंबन और बेहतर जिंदगी के माहौल में जीने के मौके देना, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लायक बनाना। 4 दशकों से हजारों गांवों, लाखों गरीब घरों की किस्मत बदलने के लिए बैफ को कृषि ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कैटेगरी में एसआर जिंदल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, बैफ की तरह ही हमारा अगला पुरस्कार जाता है एक ऐसी संस्था को जो ग्रास रूट लेवल पर काम कर रही है। जन सेवा और बदलाव के लिए राष्ट्रीय सेवा समिति को कृषि ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन की कैटेगरी में एसआर जिंदल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। Ladies and gentlemen, our next category is healthcare, including drugless healing. Under this category, there are 2 winners, and in this category, they are going to be sharing the prize money of rupees 1 crore. अरविंद आई हॉस्पिटल आंखों के इलाज के लिए देश के बेहतरीन अस्पतालों में से एक माना जाता है। इसके तहत 8 हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है। करीब 2 लाख सर्जरी यहां हर साल की जाती है। कुछ अस्पतालों में हर दिन करीब 2000 मरीज आते हैं। गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करने का जो फैसला अस्पताल के संस्थापक डॉक्टर वेंकट स्वामी ने बरसों पहले किया था, वो आज भी कायम है। हेल्थ केयर इंक्लूडिंग ड्रगलेस हीलिंग एंड नेचर क्योर कैटेगरी में अरविंद आई हॉस्पिटल को एसआर जिंदल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। Ladies and gentlemen, if you have seen the banyan tree, it might be standing alone solitary, but then it gives shelter to so many people. Our next winner is like that. हर इंसान खास है, उसका इस धरती पर होना ही काफी है ये जताने के लिए कि वो इलाज, देखभाल और प्यार का हकदार है। फिर क्यों मानसिक रूप से कमजोर महिलाओं को सड़कों पर दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया जाता है? द बैनियन एक आसरा है जहां मानसिक रूप से बीमार बेघर मरीजों को इलाज, देखभाल और प्यार मिलता है। द बैनियन को हेल्थ केयर इंक्लूडिंग ड्रगलेस हीलिंग एंड नेचर क्योर कैटेगरी में एसआर जिंदल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। Ladies and gentlemen, the next category is education with emphasis on moral upliftment. Under this category, there are 2 winners who are going to be sharing the prize money of rupees 1 crore equally. व्यक्तित्व निर्माण, राष्ट्रीय निर्माण और जनसेवा के उद्देश्य से 1972 में कन्याकुमारी में विवेकानंद केंद्र के मुख्यालय की स्थापना हुई। स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रीय जनचेतना के सपने को समर्पित विवेकानंद केंद्र 21 राज्यों में 225 शाखाओं और अलग अलग प्रोजेक्ट्स के जरिए सक्रिय है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी को एजुकेशन विद एम्फेसिस ऑन मोरल अपलिफ्टमेंट कैटेगरी में एसआर जिंदल प्राइज से सम्मानित किया जाता है।
And ladies and gentlemen, like our previous winner, our next winner is also contributing and adding smiles to the faces of the children. Let's look at the video. यहाँ मौजूद हर बच्चे की अपनी कहानी है। इन्होंने जमाने की बेरहमियां सही हैं, अपनों के हाथों ठोकर खाई है, लेकिन आज ये बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। इन बच्चों को ममता की छाया दे रहा है SOS चिल्ड्रंस विलेज ऑफ इंडिया। मानवता की मिसाल SOS चिल्ड्रंस विलेज ऑफ इंडिया को एजुकेशन विद एम्फेसिस ऑन मोरल अपलिफ्टमेंट की कैटेगरी में SR जिंदल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। And moving now to our next category, which is the exceptional social service. Under this category, ladies and gentlemen, we have two winners who are going to be sharing the prize money of rupees 1 crore. And under this category, our first winner is Bhagwan Mahavir Viklang Sahitya Samiti, Jaipur. अपने पैरों पर खड़े होकर उम्मीदों से भरी जिंदगी जीने की खुशी क्या होती है, ये इन लोगों से बेहतर कौन जाने। और लोगों की जिंदगी में नई ताकत भरने की तसल्ली क्या होती है, ये श्री DR मेहता से बेहतर भला और कौन समझे। देश के दूर दराज इलाकों से लेकर दुनिया के अलग अलग मुल्कों से लोग यहाँ आते हैं और अपने पैरों पर खड़े होकर जाते हैं। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति को एक्सेप्शनल सोशल सर्विस कैटेगरी में SR जिंदल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। And ladies and gentlemen, in this category, our next winner is Narayan Seva Sansthan. नारायण सेवा संस्थान उदयपुर को एक्सेप्शनल सोशल सर्विस कैटेगरी में SR जिंदल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। And now, ladies and gentlemen, we have the next award, which is the honorary award. And the right contender for, ladies and gentlemen, for this award is someone who is an icon of our times. Someone who has literally changed the way we commute. The Metro Man, ladies and gentlemen, as he's called. कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। आपकी कार्यकुशलता, समय निष्ठा, अनुशासन और साथियों को भरोसे में लेकर काम करने की शैली ने बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुओं को भी आपका शागिर्द बना दिया। दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट का पहला चरण 10 साल की तय समय सीमा से 2 साल 9 महीने पहले ही पूरा हो गया। दिल्ली मेट्रो दुनिया की किसी भी मेट्रो सेवा के मुकाबले उम्दा और शानदार है। एक असाधारण शख्सियत, एक प्रबल मार्गदर्शक और पद्मश्री समेत कई सम्मानों से सम्मानित श्री E. श्रीधरन आपको ऑनररी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। And now, ladies and gentlemen, our next category, which is Science, Technology and Environment. In this category, our winner is someone who's not only the chief architect of supercomputers in India, but someone who's also been working to empower the common man with the power of technology and thus bridging the digital divide. अस्सी का दौर, दुनिया में कंप्यूटर क्रांति तेजी से फैल रही थी। 1987 में डॉक्टर विजय भटकर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी CDAC की स्थापना के बाद इसके नेतृत्व का जिम्मा दिया गया। केवल 3 साल बाद यानी 1991 में इनके नेतृत्व में देश ने अपना पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 निर्मित किया और 1998 में अपने दूसरे सुपर कंप्यूटर परम 10000 के आगमन के साथ भारत विश्व में चुनिंदा सुपर कंप्यूटर युक्त गौरवशाली देशों की श्रेणी में आ गया।
आज डॉक्टर विजय भटकर देश के लिए पिटास्कल सुपर कंप्यूटर्स डिजाइन करने में जुटे हैं। ये सुपर कंप्यूटर अब तक सिर्फ जापान और अमेरिका के पास है। डॉक्टर विजय भटकर को साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कैटेगरी में SR जिंदल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। Our next category is Peace, Social Harmony and Social Development. भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा चलाए जा रहे एकल विद्यालय देश में एक बड़ी साक्षरता क्रांति बन चुके हैं। 1989 में झारखंड के एक छोटे से गांव में कुछ युवाओं ने एक शिक्षक विद्यालय के सिद्धांत पर एकल विद्यालय की नींव रखी। मकसद था देश के दूर दराज के जंगलों और गांवों में बसे लाखों हिंदुस्तानियों तक साक्षरता और ज्ञान की रोशनी पहुंचाना। ये कोशिश बेहद सफल रही। आज करीब 39,525 गांव बेहतरी की राह पर चल रहे हैं। 11,14,060 ग्रामीण बच्चे क ख ग के मायने समझ रहे हैं। 38,000 एकल विद्यालयों के प्रयास से पूरे देश में साक्षरता बढ़ रही है। भारत लोक शिक्षा परिषद को पीस, सोशल हार्मनी एंड सोशल डेवलपमेंट कैटेगरी में SR जिंदल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। And ladies and gentlemen, once again I would like to request you all to kindly put your hands together, congratulating all the winners of today. And we are sure that all of them are going to be becoming examples for the others to emulate. As we have been saying, there are different ways to express yourself. There are different ways to tell the same thing. Some time back we showed you a documentary. We showed you this documentary which showed that how so many people have laid their lives for the freedom what we are talking about today. But then there are certain questions which we have in our mind today. I would now like to invite and call upon Nitin Gupta. In a very different way, in a very unique way, he's going to be making you realize certain things, shake you up. And probably, ladies and gentlemen, that is what this country today requires. Inviting Nitin Gupta. Thank you so much. Good evening, everyone. Very nice to be here. And my name is Nitin Gupta once again. It's an honor to be standing in front of people like Mr. Sridharan and Mr. Ravi Shankar, Mr. Anna Hazare. And Mr. Sridharan, sir, आपके काम से पहले दिल्ली बस कहने के metro city थी. I think you are the person who made Delhi the true metro city. And sometimes I think if there is anyone who deserves Bharat Ratna more than Sachin Tendulkar, it's Mr. Sridharan. And we Delhiites are lucky to have a person like him. बाकी जगह पे भी मेट्रो का काम चल रहा है, वो लोग इतने लकी नहीं है. वहां हैंग होता रहता है काम. और आपने नोटिस किया होगा जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रही होती है वहां बोर्ड्स लगे होते हैं, वर्क अंडर प्रोग्रेस, इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड. सालों तक काम पूरा नहीं होता है. Don't you think given the delays, government should at least put a more honest signboard? Inconvenience under progress, work is regretted. Just to set the expectations right. अन्ना जी बैठे हैं यहाँ पे और लास्ट ईयर आपको याद होगा अन्ना जी जब मूवमेंट कर रहे थे तो गवर्नमेंट इनको डिस्क्रेडिट करने के लिए कुछ भी बोलती थी. उनके मीडिया चैनल्स पे लोग आते थे और बोलते थे अन्ना जी की मूवमेंट के पीछे किसी फॉरेन पावर का हाथ है. और मैं रोज सोचता था कि यार मैडम जी अन्ना की मूवमेंट को क्यों सपोर्ट करेंगी. और वो भी अमेरिका जाके, उस समय शी वाज इन यूएस कैंसर के इलाज के लिए इन न्यूयॉर्क स्लोन केटरिंग हॉस्पिटल. अच्छा इंडिया में है राजीव गांधी कैंसर मेमोरियल इंस्टीट्यूट, पर मैंने कहा इन्होंने बनाया, इनको ज्यादा आइडिया होगा क्या क्वालिटी है. एंड शी इज अ मिस्टीरियस कैरेक्टर, राइट? Nobody knows much about her. Like a few days back, I downloaded a documentary on her life, and my computer said, file is corrupt. CBI does not recognize this format. Open the Jan Lokpal media player. And nice to be here in Delhi, the land of Commonwealth Games scam. And the funny thing about the CWG scam is that people think that scam is over. No, it's happening. Like a few months back, I went to the Commonwealth Games website and it said, under construction. It's still happening. और आपको याद होगा जब CWG गेम शुरू होने वाले थे, उससे पहले there was a bridge which collapsed. और लोग गुस्सा हो गया, ब्रिज कोलैप्स हो गया. अरे भैया वो हमारी इनॉग्रेशन सेरेमनी थी.
नॉर्मली नारियल फोड़ के की जाती है, हमने ब्रिज फोड़ के की। बिग बजट कार्यक्रम था हमारा। बट सीडब्ल्यूजी वॉज एन अमेजिंग स्कैम। अभी मार्केट में आपका रॉबर्ट वाड्रा वाला एक स्कैम आया है, राइट, जहां पे कि आई थिंक इज द वॉरेन बुफे ऑफ इंडिया, राइट, 50 lakhs to 300 crores in only 3 years. He got a flat from DLF worth 11.9 crores for only 89 lakhs. A penthouse at the price of a 10th house. और काफी लोग कहते हैं कि डीएलएफ ने रॉबर्ट वाड्रा को 62 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन दिया। भाई अनसिक्योर्ड लोन नहीं था, वो प्रियंका का कन्यादान था। एंड नथिंग वुड हैपन टू रॉबर्ट वाड्रा बिकॉज ही इज अ एसपीजी प्रोटेक्टी, सोनिया प्रियंका गांधी प्रोटेक्टी। इतने लोग डिफेंड कर रहे थे, रॉबर्ट वाड्रा खुद एम्बेरस्ड हो गए। रॉबर्ट वाड्रा was so embarrassed by the competitive sycophancy of the unit cabinet ministers that even he was forced to admit that India is a banana republic. And it's ironic for Manmohan Singh to proclaim cheap power when his own party's Rajya Sabha MP can be seen on television selling luminous inverters with a tagline जिसमें देश करे भरोसा। सचिन इन्वर्टर का ऐड कर रहे हैं, आपको लगता है उनकी यहाँ बिजली जाती होगी? मुंबई में सारे ऐड सचिन से कराने मैंने, कम से कम इन्वर्टर के तो प्रवीण कुमार से करा लो। गाजियाबाद में रहता है, लाइट आती नहीं यहां पे। बट एनीवेज, और कोल स्कैम के बाद फिर दे वर ब्लेमिंग कैग, विनोद राय, दे वर सेइंग कैग हैज एक्सीडेड इट्स मैंडेट। I mean, here is a government which has been elected by just over 12 crore people. Who gave you the mandate to fritter away resources belonging to 120 crore people? Who is exceeding its mandate? I think people like Vinod Rai should be honored. They should be honored by putting their pictures on all the coins. Because people like him symbolize change. And coming back to the architect of all these things which have been happening in the country, Madam Ji, I think she's a goddess. Because her scams are cosmic in scale and losses astronomical. And I love her. I love her because she loves the poor people so much. She loves the poor people so much that she has kept them poor. Otherwise, she'll be left with nobody to love. And politics can be a lonely place. And I respect her because I think she's the only politician in the world who is also an entrepreneur. What do entrepreneurs do? They start their own organization. She has UPA. Like entrepreneur, she thinks big. And CAG has shown us how big. देखो 20 साल पहले ना नेताओं की विजन नहीं थी। बोफोर स्कैम हुआ 80 करोड़, दैट वाज लाइक पीनट्स। फिर लालू ने चारा घोटाला किया 800 करोड़, दैट वाज लाइक कैशू नट्स। फिर तेलगी ने स्टैम्प पेपर स्कैम किया, दैट वाज 4000 करोड़, 40,000 करोड़, दैट वाज लाइक वॉलनट्स। Then she came on the scene and she just pushed the envelope. CWG 1% of GDP, 2G 3% of GDP, Colgate 3.1% of GDP. Her scams are not just peanuts, cashew nuts or walnuts, they are proper donuts. Because they leave a big hole at the center. A hole called fiscal deficit in the central exchequer. That is why I think she is the only person in India who also deserves to win the Royal Stack commercial. पहले मैं एक वेटरेस थी, लोगों को ड्रिंक सर्व किया करती थी, और रोज रात को मन में आता था यही सवाल, डिड आई मेक इट लार्ज? फिर इंडिया आई, यहां पे सब कुछ मिला, आज कहने को सब कुछ है, बाहर के बैंक्स में अकाउंट्स, प्राइवेट जेट्स, बेवकूफ लड़का, बुद्धू दामाद। पर आज भी व्हेन आई लुक एट पीपल, हैव आई मेड इट लार्ज? क्योंकि अभी मैडम बनना बाकी है। And I think she has totally redefined what Gandhigiri stands for. I think her name should be Gandhi in verse. Because she keeps most of her money in banks abroad. That's her Quit India movement. Beats up people who take up the issue. That's her civil disobedience. Key files are burnt in the finance ministry. That's her satyagraha. And her frequent trips to Europe every year. That's her Dandi March. But there's a small difference. See, Gandhiji was in non-alliance with the Britishers. She is in non-alliance with her own population. And people talk about her account balance in Swiss banks. Allegedly, she has got so much money that Greece can't even afford to print the same amount. She's got so much money, a few days back she went window shopping and she almost bought Microsoft. And then speaking of the man himself, you know, जब अन्ना जी का लास्ट ईयर एजिटेशन चल रहा था, मीडिया में रोज बात आती थी अन्ना जी का फास्ट एंटी डेमोक्रेटिक है।
First of all, I would request the ruling party to please stop lecturing us about democracy. I mean, here is a ruling party whose very own prime minister does not have the right to speech. He has been playing dumb charades with the nation for the last 8 years. Every time a scam happens, he acts dumb. And that is why the economy has been reduced to a charade. And see, as a young boy, I had a lot of hopes from him. Before 2009 elections, we were hoping for an imaginative prime minister. What we got was an imaginary prime minister. Because everything he does is symbolic. Remember last year semi-finals tha Mohali mein, India versus Pakistan. He invited Gilani to watch the match. I loved that picture, Manmohan Singh with Gilani. I was like, here is a failed prime minister of an emerging state, sitting with an emerging prime minister of a failed state. How romantic is that? He has changed all the rules. See, earlier you had people like Abraham Lincoln who fought against slavery and became leaders of state. He embraced it. He was made the prime minister. And a few days back, Time magazine voted him an underachiever. I totally disagree. Because see, Manmohan Singh is the only person on the planet who's married to one woman and committed to another. That's not an underachiever, that's an overachiever by any stretch of imagination. And nothing would happen. Nobody would be jailed because CBI is investigating the case. And CBI, you know, is an independent, स्वतंत्र जांच एजेंसी है. और है, मैं मानता हूं, क्योंकि जितने लोगों की भी जांच की है, सब स्वतंत्र ही घूम रहे हैं. स्वतंत्र तो है. But see, don't be disheartened. I'll tell you why. Because scams like 2G, they have reinforced India's image of unity and diversity in the eyes of the whole world. Like what happened in 2G? You had a telecom minister from South India who conspired with a Harvard graduate finance minister to sell telecom licenses to companies like Etisalat or Dubai-based Telco, which has connections with the Pakistani IS and whose India's MD Shahid Balwa has connections with Dawood Ibrahim. They gave licenses to companies like Telenor or Norway-based Telco, which buys equipment from Chinese military, and allowing that in India puts us at a risk of cyber warfare with China. All this documented in the internal Home Ministry report by ex-Home Minister Shivraj Patil. They ignored all that, gave licenses to these companies, potentially jeopardizing national security, all under the guidance of an Italian godmother and aided by silence of puppet Punjabi Prime Minister. Isn't that wonderful, people? People from different caste, color, religion, all coming together for one common cause, a scam, a ghotala. So nothing would happen but our free requests. And in Delhi, you have a place like Rajghat, Vijayghat, Kisan Ghat, in the memory of freedom fighters who did great for the country. I think when these people die, let's put these samadhis next to Rajghat, Vijayghat, Kisan Ghat, and let's call that Vishwas Ghat. We at least deserve some symbolic justice. That's all the time I have. Thank you so much. You have a great audience. Thank you so much. Thank you, Nitin. You know, he added these smiles, his laughters. But behind this laughter, उन्होंने एक दर्द को शेयर किया है हमारे साथ. दर्द जो आज ये भारत बन गया है. फिर से एक सवाल हमारे बीच. क्या इसी भारत की उम्मीद की थी कि इसी भारत की नींव रखी थी हमारे देशभक्तों ने? We leave you with this question, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, we'll just take a minute of yours as we thank Gurudev Shri Ravi Shankar Ji for joining us and presenting these awards. Once again, ladies and gentlemen, we had his support of Anna Ji हमारे साथ हैं. आप सभी जिन लोगों ने आज एक मिसाल रखी कि यदि कोई कुछ करना चाहे, यदि इरादे बुलंद हो, तो हम सब कर सकते हैं. ये देश बदल सकता है. And now, ladies and gentlemen, let us at the last once again express our feeling for this great nation. We have the national anthem now. Would like to request you all to kindly stand at your positions. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा. तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे. गाहे तब जय गाथा. जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता.